नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि 12 बजे जो क्लास होने वाली है वो एसएससी जीडी की मेरी क्लास होने वाली है, जिसमें मैं आपको जीएस पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले आपने देखा होगा कि आज से हमने एसएससी जीडी की प्रैक्टिस कराना स्टार्ट किया है। प्रैक्टिस के साथ में हम पीवाईक्यूज लेके आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका क्लास हुई थी वो आपने देखा होगा कि हिंदी की क्लास हुई थी, जिसमें हमने पीवाईक्यूज कराए थे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। हिंदी के बाद में आपको मैथ्स पढ़ाया गया जो कि यादविन सर के द्वारा पढ़ाया गया। फिर इसके बाद में रीजनिंग की क्लास थी। अब क्लास जो हुई है रीजनिंग के बाद में वो मेरी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दें और अपने साथियों को यहाँ पे जरूर बुलाएं, उन्हें बताएं कि यहाँ पे एसएससी जीडी की बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। आपको पता है कि हमने यहाँ पे डेमो चलाए थे, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसको रोका गया है और इसके तब तक हम आपको यहाँ पे क्या कराने वाले हैं, आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं, गोमती है, एएसपी हैं, तो ये बस चैनल को शेयर जरूर कर दें चैनल, और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ते जाएं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको रोजाना क्लासेस मिलने वाली हैं एसएससी जीडी के लिए। जो आपका 24-25 का बैच आ रहा है, 24-25 का एग्जाम आने वाला है जो कि आपका जनवरी फरवरी में होने वाला है, उस एग्जाम की यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पुराने क्वेश्चन, यानी पुराने का मतलब है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। हेलो सर जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया हैं, बहुत दिनों के बाद देखा। हाँ जी, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाती हैं, आपको पता है। कुछ ये भी है कि कुछ कनेक्शन हमारे काट दिए जाते हैं जिसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो उनको अब सही करा लिया गया है। इसके बाद में आज से हमने क्लास स्टार्ट की है, तो कुछ दिन इस वजह से हो गए, वरना हमारी क्लासेस रोजाना आपके लिए हो रही थी। आपको भी पता है कि क्लासेस हमारी एसएससी जीडी की और इसके अलावा हमने रेलवे की क्लासेस भी स्टार्ट की थी, लेकिन नहीं हो पाई। उसका कुछ रीजन होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ऐसी जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। लेकिन आपने इंतजार किया और इंतजार करने के बाद में आप यहाँ पे आज हमारे साथ में जुड़े हो, ये बहुत अच्छी बात है कि आप आज भी हम पर इतना ट्रस्ट कर रहे हो कि आप हमारे साथ में फिर से जुड़े हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारी तरफ से आपका धन्यवाद है और आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, ठीक है, चलिए छोड़ो, जो भी बातें हैं वो मुझे मेरे इस चीज़ों पे रिप्लाई नहीं करूंगा। बाकी गुड आफ्टरनून जितने भी साथी हैं, इस बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए तब तक बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को आज करने वाले हैं। आज ज़्यादा क्वेश्चन इस वजह से भी नहीं होंगे क्योंकि आज पहली क्लास है और इस वजह से हमने थोड़े कम क्वेश्चन रखे। आगे अगले आने वाली क्लासेस में आपको क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा मिलने वाला है जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए हैं, और इसके अलावा बहुत अच्छे क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं जो आपके एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि पेपर जो मैं कराने वाला हूं, जिस तरीके से मैं कराने वाला हूं, इसमें यह नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन बता दिया जाए और उसका डायरेक्ट आंसर बता दी जाए। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर, क्योंकि आपको पता है, अगर आपको क्वेश्चन और आंसर चाहिए आप बुक ले लो, बुक से आपको देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन देखा आंसर मिल गया, क्वेश्चन देखा आंसर मिल गया। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन का तरीका ये रहेगा कि यहाँ मैं आपको थोड़ा सा उसका एनालाइज करके बताऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से और बन सकते हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है और जो क्या कहता है आपसे, पहला क्वेश्चन है, ये आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आज के बारे में बात करता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो आपको पता है वनों की जो कटाई हो रही है उसका जो रिजल्ट है वो इनमें से नहीं है, हमें यह बताना है। और पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, बी कहता है कि पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, सी कह रहा है कि भूजल के स्तर में कमी, और यहां पे डी कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। तो आपको यहां पे बताना है कि वनों की कटाई से इनमें से क्या नहीं होगा या क्या रिजल्ट नहीं होगा, इसके बारे में आप बता रहे हैं। बेस्ट मतलब, बेस्ट का मतलब पश्चिम वाला बेस्ट लिखा है आपने। हाँ जी, चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं इसकी बात करूंगा कि आप भूजल की इसकी बात करते हैं बट वनों की कटाई की, तो आपको पता होगा कि वनों की कटाई की क्यों जा रही है। सबको मालूम है कि वनों की कटाई क्यों की जा रही है। तो वनों की कटाई किस वजह से कर रहे हैं हम? ईंधन को प्राप्त करने के लिए। ईंधन का मतलब फ्यूल को प्राप्त करने के लिए। फ्यूल के अलावा हमें यहाँ से क्या मिल जाता है? हमें लकड़ी मिल जाती है, ईंधन मिलता है, लकड़ी मिलती है। लकड़ी के अलावा
हमें इससे और क्या मिल सकता है, हम कह सकते हैं हमें जो कागज जिस पे हम पढ़ रहे हैं आजकल जो बुक आ रही हैं, हमें वो कागज भी प्राप्त होता है कटाई के बाद में। लेकिन वास्तव में पेड़ों के काटने से होता क्या है, वो आपको बहुत नुकसान होता है, चाहे वो आपका पेड़ों का काटना हो, छाल का निकालना हो, और वनस्पति को इससे बहुत हद तक नुकसान हो जाते हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पे जलवायु को प्रभावित कर देगा, हो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जलवायु को प्रभावित करेगा। अब ये जलवायु को प्रभावित करेगा, लेकिन कैसे करेगा? अब आप पूछोगे सर जलवायु को प्रभावित ये कैसे करेगा, तो यहाँ पे कैसे करेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ा रहा है। यहां पे आप बताओ कि इसने पर्यावरण पर प्रभाव डाला। दूसरा में अगर मैं कहूं जलवायु पे तो डाला, पर्यावरण पर यानी एनवायरनमेंट जो है उस पर भी उसने पर्यावरण पर भी प्रभाव डाला। अब पर्यावरण पर प्रभाव डालेगा तो यहां पे कैसे प्रभाव डालेगा, तो जो आपके जानवर होते हैं ना, आप देखते हैं जो हमारे पौधे हैं, ये जानवर हैं, विलुप्त होते चले जा रहे हैं। तो विलुप्त क्यों होते चले जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि वनों की जो कटाई हो रही है उस वजह से वहां पर जो पौधे हैं, एक तो पौधे तो कम हो रहे हैं काटने से, उसके अलावा पौधे हो गए, जानवर हो गए, ये सब क्या हो रहे हैं, ये विलुप्त होते जा रहे हैं। उसका रीजन है कि यहाँ पे पर्यावरण पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है कि जानवरों जो आप यहाँ पे वनों की कटाई कर रहे हो। ठीक है, भूजल के स्तर में कमी आ जाएगी, ये तो कंफर्म है। तो भाई भूजल के स्तर में तो कमी आ जाएगी, तो ये तो परिणाम नहीं है, यहाँ पे पूछा परिणाम नहीं है, ये तो है कि यहाँ पे भूजल के स्तर में कमी आने वाली है। जब आप ये कहेंगे कि वनों की कटाई होगी तो भूजल भी यहां पे कम होता चला जाएगा। तो यहां पे पहला ए कहता है प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, तो मैंने बता दिया भाई पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा तो समग्र संतुलन में गड़बड़ी तो होगी। ठीक है, ए यहां पे सही है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। बी कहता है पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, पेड़ काटेंगे पॉल्यूशन तो बढ़ेगा, पेड़ काट रहे हैं तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, भूजल के स्तर में कमी हो जाएगी, मिट्टी के कटाव में वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पे ये ए बी सी तीनों ही सही हैं, तीनों ही इसके रिजल्ट हैं। डी क्या कहता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। तो भाई एक बात बताओ कि वनों को काट देंगे, पेड़ों को काट देंगे तो ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि कैसे हो जाएगी? ऑक्सीजन के स्तर में तो यहां पे वृद्धि हो ही नहीं सकती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहां पे आपने आंसर दिया सी, सी आपका आंसर गलत है, यहां आंसर होगा डी, क्योंकि यहां पे वायुमंडल जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर तो बढ़ जाएगा और यहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि यहां पे पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी, और पेड़ों की संख्या कम है तो यहां पे ऑक्सीजन का लेवल भी धीरे धीरे कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। शिव राजपूत गुड मॉर्निंग, ठीक है आपके लिए गुड मॉर्निंग, वैसे गुड आफ्टरनून। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 1 2 हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन कहता है आपका कि देखो 2011 की जनगणना की बात कर रहा है यहाँ पे, तो आपको भी पता है कि 2011 के बाद में कोई जनगणना नहीं हुई है। अब जब जनगणना नहीं हुई है जो 2021 में होने वाली थी, तो हमें जो क्वेश्चन 2011 की जो जनगणना यानी सेंसस के याद करने होंगे वो अभी भी हमें 2011 के ही करने होंगे। तो आपके लिए 2011 इंपॉर्टेंट रहने वाली है अभी भी, क्योंकि जब तक सेंसस नहीं हो रहा तब तक आपकी 2011 ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितने सांविधिक कस्बे हैं? यहां पे कस्बों की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कस्बे क्या होते हैं, तो ये तो सभी जानते हैं कि कस्बा होता क्या है। तो कस्बा होता क्या है, अगर हम एक बेस पे बात करें तो यहां पे ये शहर से तो छोटा होता है। ठीक है, कस्बा होता क्या है, शहर से छोटा होगा, और क्या होगा, आपके गांव से ये बड़ा होता है। ठीक है, ये तो भाई पता चल गया, गांव से बड़ा है तो उसे हमने क्या कह दिया, यहाँ पे कस्बा कह दिया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ग्रामीण सुविधाओं के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, ग्रामीण सुविधाएं तो होंगी, और ग्रामीण सुविधाओं के साथ में और क्या होगा, यहाँ पे नगर के जो फीचर्स होते हैं, नगर के जो फीचर्स हैं, यानी फिर कह सकते हैं नगरीय सुविधाएं भी यहाँ पे हमें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, हमें ये भी समझ में आ गया, ये भी होता है। इसके अलावा ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैं कहता हूं कि तीसरा पॉइंट हो जाएगा भाई यहाँ पे जनसंख्या भी गांव से ज्यादा होगी। गांव से ज्यादा मैंने बोला कि 10,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा, लेकिन जनसंख्या अगर 1 लाख हो जाएगी तो उसे नगर कह देंगे। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, 1 लाख से कम जनसंख्या होगी, उसे मैंने क्या बोल दिया है, उसे मैंने बोल दिया कि वो होगा आपका कस्बा। ठीक है,
अब यहां पे पूछा गया है 2011 के अकॉर्डिंग कितने सांविधिक कस्बे हैं। तो सांविधिक कस्बे की जब बात करेंगे तो यहां पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इन चारों के अकॉर्डिंग, तो अभी क्या है ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 4041 कस्बे हैं। ठीक है, कितने हैं 4041। जय हिंद शिवानी सिंह, पहली बार पढ़ा है भाई, पहली बार पढ़ा है तुमने, तभी तो कह रहा हूं आपके पास में ये क्वेश्चन है 2021 में आया वो क्वेश्चन है एसएससी जीडी के एग्जाम में 2021 का 16 अक्टूबर वाला पेपर उठा लेना और उसमें पहली शिफ्ट का पेपर उठाना, और पहली शिफ्ट के पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के। पहली बार सुना वो अलग है, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है, और जब पढ़ा नहीं है तो पहली बार ही सुनेंगे ना, क्यों। ठीक है, कोई बात नहीं है, तुक्का है। तो यहां पे बात करेंगे 4041 आपके यहां पे कस्बे हैं। अगर मैं बात करूं भारत में जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग गांव की संख्या पूछी जाए आपसे, तो गांव की संख्या 2011 के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में गांवों की संख्या जनगणना के अकॉर्डिंग 6,49,000 है। कितना है 6,49,481 है। ठीक है, अब गांव के अलावा मैं बात करता हूं जिले की, क्योंकि यहां पे तीनों की बात आ जाती है। चलो, गांव भी हो गया, जिला भी हो गया, यहां पे कस्बे भी हो गए, मैंने तीनों की बात कर ली। जिलों की बात करेंगे तो भारत में कितने जिले हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 640 हैं। कितने हैं 640। लेकिन प्रेजेंट में अगर आपसे पूछा जाए तो वर्तमान में कितने हैं, चलो इसका आंसर आपको बताना है कि वर्तमान में कितने जिले हैं भारत में। जल्दी से आंसर दीजिए कि आपने अगर ये तो सुना होगा ना, जिले के बारे में तो सुना होगा, तो वर्तमान में भारत में कितने जिले हैं ये आपको बताना है 2011 के अकॉर्डिंग, तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तब तक आप इसका आंसर दो कि वर्तमान में भारत में कितने जिले हैं अभी प्रेजेंट में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड में कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में अवोर पहाड़ियां स्थित है। ये भी कह दो, ये भी पहली बार सुना है हमने। अवोर पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं, किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन ए कहता है पश्चिम बंगाल में, बी कहता है आपका सिक्किम में, सी है आपका अरुणाचल प्रदेश, और डी है यहां पे असम। तो बता दीजिए यहां पर अबोर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। तो बताइए शिव राजपूत, शिवानी सिंह, एएसपी, गोमती, जल्दी से बताइए ऋतु कुमारी, क्या आंसर होगा कि जो यहां पे पूछा जा रहा है कि अबोर पहाड़ियां हैं ये किस राज्य में स्थित हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। और शिव राजपूत ने आंसर दे दिया है। शिव राजपूत के अलावा पायल ने आंसर दिया है 800, बिल्कुल 800 की बात आई है। तो भारत में प्रेजेंट टाइम में कितने कस्बे कितने जिले हैं, तो वर्तमान में भारत में ये आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में प्रेजेंट में कितने जिले हैं, तो 800 जिले हैं। लेकिन अगर पूछा जाए 2011 के अकॉर्डिंग हमारे यहां पे 640 जिले थे। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं किस राज्य में है। तो शिव राजपूत ने आंसर दिया है, शिव राजपूत, दर्शन राजपूत ने आंसर दिया है सी। आज ये पढ़ लेंगे, बिल्कुल आज भी पढ़ लेना। शिवानी सिंह का आंसर सी है और शिव राजपूत फिर कह रहे हैं बिल्कुल। तो यहां पे जो आंसर यहां पे बता रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, वो बिल्कुल सही है। अबोर पहाड़ियां जो हैं वो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है, चीन के बॉर्डर के पास में है। कहां पर है, तो ये चीन के बॉर्डर के पास में है। चीन का बॉर्डर पड़ता है उस जगह पर है, और चीन का बॉर्डर आपको पता ही है कहां कहां लगता है, तो उसमें से एक जगह है अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के बॉर्डर के पास में है अरुणाचल प्रदेश के अबोर पहाड़ियां। और यहां पे एक ये भी याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियां हैं और चारों के बारे में पूछा जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में इन चारों पहाड़ियों के बारे में पूछा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियां कौन सी हैं, तो ये भी याद रखना। तो उस पहाड़ी का नाम है एक का डाफला। तो डाफला पहाड़ी कहां स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। पूछा जाए मिरी पहाड़ी कहां पर स्थित है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूछा जाए, ये तो पूछा ही गया है कि अबोर पहाड़ी कहां स्थित है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए मिश्मी पहाड़ी कहां पर स्थित है, तो ये भी आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। तो इनको भी आपको याद रखना है कि कहां कहां, यानी अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का, जो हिमालय की ही पहाड़ियां हैं ये भी याद रखना। ये कहां का है, ये हिमालय का पार्ट है। हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कुछ पहाड़ियां हैं जिनका नाम है डापला, मिरी, अबोर और मिश्मी। ये कहां पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ओके ओके, हाँ जी, मिरी और मिश्मी, ये 4 पहाड़ियां इंपॉर्टेंट बनती हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा अगर आपको याद रखना है कि यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। एक नदी है ब्रह्मपुत्र, आप सभी जानते हैं, एक ब्रह्मपुत्र नदी है।
अब ब्रह्मपुत्र नदी की कौन सी नदी, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं जैसे, सहायक नदी। अब सहायक नदी है तो उसका कुछ नाम होगा, कोई ना कोई होगी, तो उसका नाम क्या है, दिबांग नदी है। और दिबांग नदी जो है, तो दिबांग नदी जो है वो अबोर के पास से गुजरती है, अबोर पहाड़ी से होकर बहती है। तो दिबांग नदी के बारे में पूछा जाए तो दिबांग नदी कहां पर बहती है, अबोर पहाड़ी से बहती है। ठीक है, अब यहां पे कितने क्वेश्चन बने, आपको 4 पहाड़ी के नाम पता चले, आपको बॉर्डर का पता चला कि अरुणाचल प्रदेश चीन के बॉर्डर से लगता है, और पता चला कि ब्रह्मपुत्र नदी है ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। उसके बाद इसकी एक सहायक नदी है, सहायक नदी कौन सी है, दिबांग नदी है। और दिबांग नदी जो है वो अबोर पहाड़ी से होकर बहती है, निकलती नहीं है, वहां से होकर बहती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऋतु कुमारी शिव राजपूत, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल बनाई गई थी, किस वर्ष बनाई गई थी, ये पूछा गया है कि मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहां पर और कब की गई थी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत की पहली मिल के बारे में पूछा जाता है कि भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कौन सी है, और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल कब खोली गई थी। तो यहां पे ए कहता है 1845 में, बी है 1854 में, सी 1867 में, और डी कहता है 1876 में। तो बता दीजिए कि मुंबई में या बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी। आंसर आ चुका है, दर्शन का आ रहा है 1876, एएसपी बता रहे हैं बी, और पायल ने बताया बी, शिव राजपूत बता रहे हैं बी। तो जो लोग बी के साथ में हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मुंबई में जो पहली सूती कपड़ा मिल ओपन की गई थी या जिसकी स्थापना की गई थी वो कहां की गई थी, ये मुंबई में ताड़देव के स्थान पर। ये स्थापना मुंबई में पूछा जाए तो मुंबई में, यानी मैं बॉम्बे लिख देता हूं क्योंकि बॉम्बे ही नाम है उस टाइम पे, तो बॉम्बे में कहां पे, तो कहीं कहीं पे तारादेव लिखा है, कहीं कहीं पे ताड़देव लिखा है। तो आप दोनों नाम से कंफ्यूजन ना होना कि तारादेव नाम की एक जगह है और तारादेव नाम की जगह पर मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल खोली गई थी। ठीक है, यहां पे कपड़े का उत्पादन, और मुंबई को ही क्यों चुना गया भाई, मुंबई को इसलिए चुना गया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो कपास उत्पादक क्षेत्र है, और अगर कपास कॉटन उत्पादक हैं, कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं, तो जब कॉटन का प्रोडक्शन है उसी के पास में एक मिल खोली गई जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था बॉम्बे स्पिनिंग। क्या नाम था उसका, बॉम्बे स्पिनिंग था। ठीक है, ये तो मैंने बोल दिया बॉम्बे की है। ठीक है, अब मैंने पूछूं भारत की पहली मिल कब थी, भारत की पहली मिल कहां पर और किस सन में खोली गई थी, जल्दी बताइए, भारत की पहली मिल की स्थापना कब की गई थी, क्या होगा आंसर। तुक्का राइट है सर मेरा, हाँ जी तुक्का, हाँ, लेकिन तुक्का का रोज हर बार राइट नहीं होता है, ये भी याद रखना। तुक्का राइट है, अच्छी बात है, हर बार तुक्का नहीं लगता है। अब बता दो, चलो तुक्का ही बता दो कि भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कब खोली गई थी। ये तो तुक्का हो गया, ये तो चल गया कि भाई यहाँ पे तो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन से बता दिया तुरंत ही। लेकिन अब बिना ऑप्शन के पूछ रहा हूं कि भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कब ओपन की गई थी और कहां पर ओपन हुई थी। शिव राजपूत चलो तुक्का, ये भी तुक्का लगा दिया होगा, बोल दो। तो भारत, ये तो हो गया बॉम्बे की, भारत का बारे में पूछी जाए या भारत की पहली मिल की बात की जाए, तो भारत की पहली मिल कहां खोली गई थी, ये खोली गई थी कोलकाता में। कहां पर, कोलकाता में। और शिव राजपूत का तुक्का हो या फिर सही हो, बिल्कुल सही है, तुक्का भी मान लेता हूं मैं, तो वो भी सही है। और कहां पर, ये 1818 में कोलकाता में खोली गई थी। ठीक है, लेकिन ये क्या था, ये सक्सेस नहीं हो पाई, ये कैसी हो गई, ये असफल रही। जिसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए सफल कौन सी है, तो भारत की पहली सफल, भारत की पहली सफल सूती मिल कौन सी है, वो भी बॉम्बे है। अगर यहां पे कितने क्वेश्चन बने, क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कोलकाता, भारत की पहली सफल सूती कपड़ा मिल बॉम्बे, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ठीक है, पहली तो आपकी कलकत्ता है, लेकिन दूसरी कौन सी है, वो मुंबई है। अब इनमें सफल असफल की बात कही तो पहली वाली असफल हो गई, वो कलकत्ता वाली थी, और जो सफल हुई वो मुंबई वाली है। गूगल देखकर बता रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। 1817, हाँ जी 1817, 18 ये रहता है। ये भी आपका मैं 1854 बता रहा हूँ, ये भी आपका एक कहते हैं ना फाइनेंशियल ईयर होता है, वो 1853-54 है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं रहना, यहाँ पे याद रखना है 53-54 है, और ये 1817-18 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या कहता है आपसे, अगला आता भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है,
संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम, संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम 1985 में हुआ था, इसने बता दिया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गया कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, वो 1985 में हुआ था। के द्वारा जोड़ी नई भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची किससे दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। ठीक है, यहां पे बोला गया है कि जो हमारा 1985 में संविधान संशोधन हुआ था, जो कौन सा था, 52वां संविधान संशोधन था। ठीक है, उसमें एक कानून पारित हुआ था, उसका नाम था दल बदल विरोधी कानून। अब वो पारित हुआ तो वो क्या कहता है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी है, कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, सांसद बन के जाएगा या फिर विधायक बन के जाएगा, ये हो सकता है वो अपने साथ में कुछ लोगों को और को लेके जाए। तो इससे रिलेटेड क्या हुआ, इससे रिलेटेड कानून आया कि जब आप पार्टी को बदलते हो, आप अगर कुछ भी नहीं हो, मान लो मैं कुछ भी, मान लो सांसद नहीं हूं, विधायक नहीं हूं, और मैं दल को बदल देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी पद पे हूं, मैं किसी पार्टी के अकॉर्डिंग या पार्टी के चिन्ह से, पार्टी के साइन से मैं कोई चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद जीत जाता हूं, और जीतने के बाद में क्या होगा कि मैं अब क्या करूंगा, मैं अब दूसरी पार्टी में चला जाऊं। तो इसके लिए क्या हुआ, 1985 में होता है एक संशोधन। तो 1985 में एक संशोधन होता है, वो क्या होता है, संशोधन कौन सा, 52वां संशोधन। ये तो मालूम पड़ ही गया कौन सा संशोधन है, 52वां संशोधन है। और 52वां संशोधन में होता क्या है कि एक कानून पारित होता है जिसका नाम है दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, अब ये कानून जो लाया गया, इस कानून के साथ में एक अनुसूची भी जोड़ी गई, क्योंकि इस कानून को रखा कहां जाए, उसके लिए एक अनुसूची को और जोड़ा गया। वो अनुसूची कौन सी थी, तो वो 10वीं अनुसूची थी। कौन सी अनुसूची थी, तो 10वीं अनुसूची थी, और अनुसूची नंबर 13, जिसके अंदर दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताया गया है। यहाँ पे राजनीतिक दल जो होते हैं उनकी वो दल बदल करते हैं, उसी आधार पर उन सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान इसके अंदर किया गया है कि वो अयोग्य होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा कि 10वीं अनुसूची है। क्वेश्चन भले ही बड़ा लिखा हो, लेकिन इसमें बात इतनी सी थी कि 52वां संशोधन हुआ है, दल बदल विरोधी कानून आया, और दल बदल जो विरोधी कानून था वो किस अनुसूची में रखा गया, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, बताइए। 5 का बी, ऋतु कुमारी बी, ठीक है, ठीक है। शिव राजपूत क्या है, ठीक है, मैं गूगल करता हूं तो भी पढ़ ले। हाँ बिल्कुल, वो भी ठीक है। अगर आप गूगल से भी आंसर दे रहे हो तो भाई उसके लिए भी तो पढ़ते ही हो, 2 मिनट ही सही, भले ही देख के आंसर दे रहे हो, लेकिन आंसर देने के लिए भी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, अगर गूगल से आंसर दिया है, पढ़ के दिया है, बात इतनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, जिसमें कहेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किसके तहत किया गया था। जो CPCB है इसका गठन किसके तहत किया गया, यहां पे पता चला प्रदूषण नियंत्रण है, तो ये क्या कर रहा होगा, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहा होगा। तो कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड का गठन होता है। अब वो पूछा गया है कि भाई किस कानून के तहत, किस एक्ट के तहत इसका क्या किया गया, गठन किया गया। तो ए कहता है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 के तहत, बी कहता है आपका जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत, सी कहता है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997। ठीक है, कहने को SSC GD का एग्जाम है, अब आप कहोगे SSC GD में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछ लिया, तो इस तरीके भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो SSC GD भी थोड़ा सा लेवल रखता है, ये भी आप याद रखिएगा। सर मैं नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं भाई शिवराजपूत, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, आंसर आने के लिए पढ़ना। अब भाई थोड़ी देर आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आंसर भले, मैं ये कह रहा हूं कि आपने देखा हो ना देखा हो बहुत अच्छी बात है, देखा हो तो और उससे अच्छी बात है, देखने पर भी तो आंसर को चेक किया, चेक करने पर भी आंसर आ गया, बस पढ़ना जरूरी है। अभिषेक बिश्नोई का आंसर सी है, सी तुक्का है भाई, अब इस पे तो तुक्का आना ही है मुझे पता है। तो इसका जो आंसर आएगा
कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है, ये यहाँ पे करता क्या है, सीपीसीबी क्या करता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता क्या है, तो ये प्रदूषण को नियंत्रित करता है, ये आपको उसी से मालूम पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो राज्य में प्रदूषण बोर्ड हैं, ये तो सेंट्रल का है, राज्य में भी तो होंगे। अब जब राज्य में है तो उनकी भी तो सहायता करेगा, तो सहायता कौन करेगा, वो ये करेगा। उनके बीच में कोई विवाद हो जाए उसको कौन सुलझाएगा, वो भी ये सुलझाएगा। अब ये किसी मंत्रालय के भी तहत काम करेगा, तो याद रखना सीपीसीबी किस मंत्रालय के तहत काम करेगा, तो ये पर्यावरण मंत्रालय के तहत कार्य करेगा। किसके तहत, पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करता है। और आपको यहां पे बताना है कि प्रेजेंट टाइम में 2024 में पर्यावरण मंत्रालय किसके पास है, ये किसके अंडर काम कर रहा है, पर्यावरण मंत्रालय के अंदर। पर्यावरण मंत्री कौन है, आंसर आपको बताना है। इसलिए तब तक मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा, कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ये किसके तहत बनाया गया था, इसका जो गठन हुआ था वो किसके तहत हुआ था, वो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत हुआ था, सितंबर में, ठीक है। जिनका आंसर सी है वो यहां पे गलत है और कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपको पता चल गया। बी आंसर सही होगा कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत सीपीसीबी का गठन होता है, वैधानिक संगठन है। और इसके बाद में अब बात करते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी की, क्योंकि सही आंसर दिया है। सी आंसर का मतलब क्या है, तुक्का दे रहे हो, तो तुक्का भी मैं बता दूं कि इसमें गठन जो होगा, गठन की बात पूछी गई है, तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के अधिनियम के तहत होगा। लेकिन जो इसकी शक्तियां को बढ़ाएगा, जो इसकी शक्तियों को बढ़ाता है वो कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो सी क्या कर रहा है, ये शक्तियां बढ़ाता है, इसकी शक्तियों को बढ़ाया गया। और बढ़ाने के साथ साथ यहां पे क्या हुआ, इसको और अधिक कार्य सौंपे। इस किसके तहत, वो सौंपे गए किसके तहत, वो सौंपे गए आपके वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत। ये बात याद रखना। सी ऑप्शन का भी मैं बताता हूं कि अगर पूछे कि इसकी शक्तियों को और कार्य को सौंपा गया किसके, किस अधिनियम के तहत, वो आपका वायु के तहत, ठीक है। और अगर पूछा जाए गठन किसके तहत, वो जल के अकॉर्डिंग, ठीक। और सीपीसीबी की बात करें किसके तहत काम करता है, पर्यावरण मंत्रालय के तहत। और यहां पे मंत्री की बात करेंगे तो इसका कोई मंत्री तो होगा ही, वो मंत्री का नाम क्या है, भूपेंद्र यादव, ठीक है। ये भूपेंद्र यादव हैं, ये कौन हैं, ये पर्यावरण मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में। बिल्कुल भूपेंद्र यादव, हाँ बिल्कुल, एक बार में भूपेंद्र लिख दिया, दूसरे में यादव, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। ये उस टाइम पे क्वेश्चन आया था, लेकिन हमें अभी चलो ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी की बात आती है तो इनमें से कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी है। ए कहता है आशीष कुमार, बी है सतीश कुमार, सी है विकास कृष्ण और डी है साई प्रणीत। तो आपको यहाँ पे मालूम होगा, मैं खुद ही बता देता हूँ, आपके आंसर इसमें पूछूंगा नहीं, मैं ही बता देता हूँ कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, साई प्रणीत इसका आंसर है। साई प्रणीत जो है वो बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। और ये इंपीरियल बैंक आज के टाइम में किस बैंक के नाम से जाना जाता है, जल्दी से आंसर दो। और ए कहता है 1948, बी कहता है 1947, सी 1919 और डी कहता है 1921। तो क्या आंसर होगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इनमें से क्या आंसर होगा। एएसपी ने आंसर बता दिया है 8 का ए आंसर। बाकी और लोग बताइए आंसर क्या होगा। एएसपी ने आंसर दिया है बस। स्टेट बैंक्स, ऋतु कुमारी का आंसर है 1921। एएसपी बता रहे हैं 1955। चलो बिल्कुल एएसपी सही आंसर दे रहे हो। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 1921 होगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना होती है 1921 में। गोमती का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोमती गलत है आंसर, ए आंसर नहीं होगा, डी आंसर होगा 1921। इंपीरियल बैंक की बात होती है तो इंपीरियल बैंक जो है वो आपकी 3 प्रेसिडेंसी बैंक, यानी अंग्रेजों ने बैंक को जो बनाई थी, अंग्रेजों ने अपनी तीनों प्रेसिडेंसी में क्या बनाया था, बैंक बनाई थी। तो कौन कौन सी बैंक बनाई थी, एक बनाई थी भाई बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, एक क्या बनाई थी, बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है। अब बैंक ऑफ बंगाल के अलावा और क्या बनाई थी, तो बैंक ऑफ
बॉम्बे, क्योंकि इनकी प्रेसिडेंसी कहाँ थी, इन्हीं 3 जगह पे प्रेसिडेंसी थी। एक होगी बॉम्बे और एक क्या है, एक हो गई मद्रास। ये 3 बैंकें इनकी थी और इन तीनों को क्या कर दिया गया, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया। मर्ज करने पर यानी विलय कर दिया गया और मर्ज करने पर 3 बैंकों से एक बैंक बनाई गई, जो आज के भी टाइम पे हो रहा है। आपने भी देखा होगा कि हमारे टाइम पे 19 से ज्यादा बैंकें हुआ करती थी, आज के टाइम पे बस 12 बैंकें हैं। तो क्या कर दिया गया है, कई सारी बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। ऐसे ही क्या हुआ, इन तीनों बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया। ये बैंकें अलग अलग टाइम में ओपन हुई थी। ये 1806 में हुई थी, बंगाल वाली 1806 में, बॉम्बे वाली 1840 में और मद्रास 1843 में। इन तीनों को मर्ज कब किया गया, 1921 में मर्ज किया गया। और तीनों बैंकों का नाम क्या रख दिया गया, यानी मर्ज करके एक नाम रखा गया, वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। अब ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसी को क्या किया जाता है, 1955 में नेशनलाइजेशन किया जाता है। नेशनलाइजेशन मतलब इसको राष्ट्रीयकरण किया जाता है और राष्ट्रीयकरण बनाने के बाद इसे गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया जाता है। और ये देश का प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है। ये क्या है, देश का प्रमुख यानी मोस्ट इंपोर्टेंट जिसे कह सकते हैं, मेजर बोल सकते हैं, मेजर कॉमर्शियल बैंक है। अब मेजर कॉमर्शियल बैंक की अगर बात करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेजर कॉमर्शियल बैंक कौन सा है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका नाम क्या रखा गया, बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल शिखा कुमारी, बिल्कुल सही है। 1806 में, यानी इसकी बात करेंगे बैंक ऑफ बंगाल की, ये 1806 में ओपन की जाती है। बैंक ऑफ बॉम्बे की बात करेंगे तो 1840 में, और मद्रास की बात करेंगे तो 1843 में। और इन्हीं तीनों बैंकों को मर्ज किया जाता है और 1921 में इंपीरियल बैंक बनाई जाती है। इंपीरियल बैंक बनाने के बाद में 1955 में नेशनलाइजेशन हो जाता है और नेशनलाइजेशन बनाने के बाद में इसका नाम रखा जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो काम कैसे करती है, लंच के बाद आना। ठीक है, बिल्कुल 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 ऋतु कुमारी, हाँ निशु सिंह, हाँ निशा सिंह, 1921। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये आपको मालूम हो गया। यहां पर अब हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर कहां पे है, चलो बताओ, एसबीआई का हेड क्वार्टर कहां पर है, ये आपको बताना है। सारी चीजें बता दी, अब बताना है एसबीआई का हेड क्वार्टर कहां पर है, जल्दी से बताओ। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, किसी बैंक में लंच टाइम नहीं होता, किसी बैंक में होता नहीं है, लेकिन एसबीआई का तो हर टाइम लंच टाइम होता है। जब भी जाओ लंच टाइम है, सर्वर डाउन है। बात करते हैं आगे, तलाजा गुफाएं। आ जाओ एएसपी, कह दो ये भी क्वेश्चन पहली बार सुना है, ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में आया हुआ है कि तलाजा गुफाएं कहां पर हैं, किस राज्य में स्थित है। ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। तो बताओ तलाजा गुफाएं कहां पर स्थित हैं, किस राज्य में स्थित हैं। एएसपी मुंबई, बिल्कुल एएसपी ने आंसर दे दिया है मुंबई में। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हेडक्वार्टर कहां पे है, ये मुंबई में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। अब बात करते हैं इसकी तलाजा गुफाओं की। तो तलाजा गुफाएं कहां पर हैं, ये गुफाएं जो हैं चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, ये याद रखना। इनसे एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। गुफाएं, ये जो गुफाएं हैं ये चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। जो आपकी चट्टान है उन चट्टानों को काटा गया और काटकर बनाई गई। ठीक है, मान लिया चट्टानों को काट दिया गया, काट कर बना दी गई। ठीक है, लेकिन काटने के बाद ये किसी ना किसी से रिलेटेड तो होंगी, किसी ना किसी से रिलेटेड तो होंगी। तो यहां पे क्या है, यहां पे 30 गुफाएं बनाई जाती हैं और 30 गुफाएं जो हैं वो किससे संबंधित हैं, तो ये बौद्ध से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन्हें बौद्ध गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। और ये बौद्ध गुफाएं है कहां पर, तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो हो जाएगा गुजरात। और गुजरात के किस जगह में है, तो वो जगह है, आपका नाम क्या है, भावनगर। किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो भावनगर नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है। तो गुजरात में भावनगर, और भावनगर में भी जगह है जिसका नाम क्या है, तलाजा। और तलाजा के नाम से ही आपकी गुफाएं हैं, तो इसे तलाजा की गुफाएं कहा जाता है। सीधी सी बात, नो बकवास, क्लियर है। हाँ जी ऋतु कुमारी, शिवानी सिंह का आंसर है 9 का बी आंसर गलत है, मध्य प्रदेश नहीं है। निशा सिंह ने डिलीट कर लिया, कोई बात नहीं। हाँ जी गोमती, आंसर भावनगर बिल्कुल सही है। तो भावनगर यहाँ पे बिल्कुल सही है। और भावनगर कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। और गुजरात में ये गुफाएं बनाई गई, चट्टानों को काट के बनाई गई हैं। और ये बौद्ध गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं के अलावा यहाँ ये कितनी है, तो 30 गुफाएं हैं। और आपसे अगर यहाँ पे वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, फिर भी मैं बता देता हूँ, जिसमें टैंक बने हुए हैं 19 टैंक,
19 गुफाओं में टैंक बने हुए हैं, ठीक है, पानी वाले। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है मीर जाफर को किस वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? मीर जाफर को किस सन में दोबारा बंगाल का नवाब बनाया गया था? ए कहता है आपका 1647, बी कहता है आपका 1764, सी कह रहा है 1674 और डी है 1746। तो कौन सी सन में मीर जाफर को बंगाल का दोबारा नवाब बनाया जाता है? भाई आप कहाँ चली जाते हो भाई, उन्हें कोई जा रहा है उस पर ध्यान क्यों दे रहे हो? यहां पढ़ लो, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तो पूरा 1 घंटे यहीं पे हूं। गोमती का आंसर है 1764। चलिए, और किसी का आंसर? तो यहां पे जो आंसर होगा बी पर हम जाते हैं तुक्का। कोई दिक्कत नहीं है, डाटा भाई डेटा तो दिक्कत करता है। अब मैं भी इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि हमारा डेटा तो 10 दिन दिक्कत करा है और 10 दिन से क्लास नहीं हो पाई, तो मैं तो इस पर नहीं कह पाऊंगा कुछ भी। इसकी बात करते हैं मीर जाफर को। तो आपने एक नाम सुना होगा कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में क्या होता है, छोटे छोटे यहाँ पे एक जगह, यानी यहाँ पे बंगाल का नवाब बनता है। तो बंगाल का नवाब 1717 में कौन बनता है? तो बनता कौन है? फर्रुख सियर। तो ठीक है, कौन बनता है? फर्रुख सियर बनता है। अब ये फर्रुख सियर करता क्या है? फर्रुख सियर यहाँ पे अंग्रेजों से पता नहीं खुश हो जाता है, और खुश हो जाने के बाद में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको व्यापार करने की रियायत दे देता है। यहाँ पे वो व्यापार कर सकते हैं, यानी फर्रुख सियर ने क्या किया, ब्रिटिशर्स जो थे उन ब्रिटिशर्स को क्या किया, जो कंपनी थी कंपनी को अधिकार दे दिए, व्यापार के अधिकार दे देता है, या व्यापार में कह सकते हो रियायत दे देता है। रियायत किस तरीके से देता है ये तो मैं आपको बता देता हूं। रियायत किस तरीके से देता है, कहता है कि आप ऐसा करो, जो आपका एनुअल टैक्स है उस एनुअल टैक्स को दे दो। एनुअल टैक्स हमारा 3000 रुपए है, आप उसको दे दो। उसके बाद में जो आपके पास में और कस्टम ड्यूटी लगती है वो सारे टैक्स आपको हटा दिए जाएंगे। ठीक है, अंग्रेज मान गए। मान जाते हैं तो क्या होता है, अंग्रेज जो है वो ज्यादा होशियार थे, उन्होंने कहा हमें टैक्स तो देना नहीं है। वो इस चीज का क्या करते हैं, दुरुपयोग करने लगते हैं। और दुरुपयोग करने के बाद में, यानी 1717 के बाद वो दुरुपयोग ही करते रहते हैं। होता क्या है, फिर आता है 1756। अब 1756 जब आता है तो क्या होता है, तो उस टाइम पे जो सम्राट बनता है, या फिर कहेंगे जो नवाब बनता है, वो बनता कौन है, वो बनता है सिराजुद्दौला। ठीक है, अब सिराजुद्दौला जो आता है वो इस जो आपको रियायत दी गई, किसे रियायत दी थी, फर्रुख सियर ने फरमान जो जारी किया था कंपनी के लिए, वो इससे क्या होता है, वो नाराज रहता है, वो अंग्रेजों से ही नाराज रहता है। तो क्योंकि वो क्या कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे। जब दुरुपयोग कर रहे हैं और सिराजुद्दौला नाराज है, तो क्या होता है, अंग्रेज इस टाइम पे क्या कर देते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या करने लग जाते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही जो अपने अपनी जगह थी वहां पे क्या करते हैं, किलेबंदी स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये किलेबंदी स्टार्ट कर रहे थे, करते हैं, सिराजुद्दौला को पता चलता है। पता चलने के बाद क्या होगा भाई, वो तो परेशान वैसे ही था, उसने क्या किया भाई, रोकने का आदेश जारी कर देता है। वो परेशान, गुस्सा होता है, क्रोधित करता है और इनको रोकने का आदेश दे देता है। आदेश मान लेता है, कौन मानेगा, अंग्रेज तो भाई वैसे ही किसी की नहीं सुनते, तो फ्रांसीसी तो मान लेते हैं, अंग्रेज नहीं मानते, अंग्रेज इस आदेश को नहीं मानते हैं। अब मानने के बाद में क्या होगा, यहां पे सिराजुद्दौला के लिए फिर कहते हैं एक घटना हो जाती है, ब्लैक होल की घटना। 146 अंग्रेज थे, छोटे से कमरे में बंद कर दिए। बंद करने के बाद में होता क्या है, उसमें से मोस्टली सारे मर गए, 23 बचे। उन 23 बचने के बाद में क्या होता है, इस पर आक्रमण कर दिया जाता है। और आक्रमण करने के बाद में एक मतलब पहले संधि होती है, फिर भी उसके बाद में आक्रमण हो जाता है। और फिर होता है प्लासी का युद्ध। कब होता है, प्लासी का युद्ध होता है। अब प्लासी का जो युद्ध होता है इसका तो परिणाम आएगा ही। तो प्लासी का जो युद्ध होता है, तो प्लासी के युद्ध में होता कब है, ये 1757 में होता है। इसका जो सेनापति था प्लासी का युद्ध में, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसका ही नाम क्या था, सिराजुद्दौला का सेनापति यही थे आदमी जिनका नाम था मीर जाफर। इस मीर जाफर ने क्या कर दिया इनके साथ में, यानी अंग्रेजों के साथ में गद्दारी, या फिर अंग्रेजों के साथ में मिलके सिराजुद्दौला के साथ में गद्दारी कर देता है। और गद्दारी करने के बाद में सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है। और हराने के बाद में होता क्या है, कौन बनेगा भाई, मीर जाफर बनेंगे। मीर जाफर, अब पुनः की बात आ रही है ना, तो पहली बार कब बने, 1757 में मीर जाफर पहली बार बनते हैं।
1757 में पहली बार बनते हैं। अब आपको पता है अंग्रेज से तो सभी परेशान थे, तो मीर जाफर भले ही उनका कह सकते कठपुतली था, लेकिन ये भी परेशान हो गया, और इतना ज्यादा परेशान हो गया ये अपने दामाद मीर जाफर क्या करता है, अपने दामाद मीर कासिम को क्या कर देता है, मीर कासिम को नवाब बना देता है। ठीक है, ये अपने नवाब बना देता है किसको, मीर कासिम को। अब मीर कासिम क्या करता है, ये भी परेशान हो जाता है। अब मीर परेशान हो जाता है तो अंग्रेजों से ये युद्ध कर लेता है, युद्ध कर लेता है। युद्ध करने के बाद में क्या होता है, हारता है। हारने के बाद में फिर मीर जाफर, भरोसा किस पे किया जाए, फिर से मीर जाफर को बनाया जाता है। तो मीर जाफर फिर से बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं, तो ये 1754 में बनाए जाते हैं। यहां पर बस क्वेश्चन का आंसर यही था, लेकिन मैंने आपको कहानी बता दी, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 54 नहीं 64। आंसर क्या हो जाएगा, 1764 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पे बस इतनी सी बात थी, जो कंपनी को रियायत दी गई थी, कंपनी उसका फायदा उठा रही थी, और फायदा उठाने के बाद उसका दुरुपयोग कर रही थी। दुरुपयोग करने के बाद सिराजुद्दौला से युद्ध हो जाता है। युद्ध में, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है, क्योंकि उसका जो साथी था वो अंग्रेजों का साथ दे देता है। अंग्रेजों का साथ देने के चक्कर में क्या हो जाता है, क्योंकि उसे कहा जाता है कि तुम्हें नवाब बना जाएगा, उसे नवाब बना दिया जाता है। ये खुद परेशान हो जाता है। खुद परेशान हो जाने के बाद में अपनी जो कहते ना, अपनी बाला किसी और को देता है। किसके देता है, दामाद को दे देता है, मीर कासिम को। मीर कासिम खुद परेशान, वो भी परेशान हो जाता है। वो युद्ध करने बैठ जाता है, युद्ध करता है, हार जाता है। हारने के बाद क्या होगा, तो अंग्रेज किसको बनाएंगे भाई, किसी ना किसी ऐसी कठपुतली को बनाएंगे जिसने हमसे युद्ध ही नहीं किया। तो किसने नहीं किया, मीर कासिम ने नहीं किया, सॉरी मीर जाफर ने नहीं किया। तो मीर जाफर को फिर से बना दिया जाता है 1764 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 जुलाई। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किसके रूप में मनाया जाता है, 11 जुलाई को किसके रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। मतलब 11 जुलाई नहीं, मतलब आपका ये है कि कोई ना कोई डे पूछा ही जाता है एग्जाम में, और जो आपका करंट से होके गया हो उनके बारे में जरूर पूछा जाता है। तो याद रख लो 11 जुलाई ये उस टाइम पे पूछा गया था, तो उस टाइम पे भी 11 जुलाई में मतलब अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर एग्जाम हुआ था, तो उस हिसाब से ये 11 जुलाई इंपॉर्टेंट था। स्क्रीनशॉट लेने दो। मैं एएसपी भाई, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। यादवेन स्मार्ट क्लासेस का टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां पे जाके आप आराम से देख लेना। ठीक है, लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ये लो, अब आपको स्क्रीनशॉट आराम से ले लो, अब कोई दिक्कत। सरवन रनर ने आंसर दे दिया, शिखा कुमारी ने आंसर दे दिया, कुमारी गोमती ने आंसर दे दिया, सब ने आंसर दे दिया, और स्क्रीनशॉट हो गया हो तो हम भी आंसर दे दें। अब बात करते हैं इसकी, 11 जुलाई की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन है सबसे पहले कि 11 जुलाई प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं विश्व जल दिवस की। तो जल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो याद रखना कि जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। स्वास्थ्य की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है, तो भाई पानी में कुछ कमी आएगी तो हेल्थ दिक्कत आएगी, तो फिर क्या होगा, 7 अप्रैल को मनाया गया। ये तो बना दिया 7 अप्रैल को। लो, अब यहां पे क्या हुआ, फिर यहां पे जनसंख्या दिवस की बात करते हैं, तो इसी का आंसर जनसंख्या दिवस की बात आ गई, तो जनसंख्या दिवस आपके 11 जुलाई हो जाएगा। इसमें खूब बताया जा रहा है कि भाई जनसंख्या को कम करो, जनसंख्या में जो दिक्कतें आ रही हैं, गरीबी से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, परिवार नियोजन की बात आ रही है, मानवाधिकार की बात आ रही है, कोई सुन ही नहीं रहा। जनसंख्या फिर भी बढ़ती जा रही है, और इस चीज में जनसंख्या के चक्कर में भारत नंबर 1 आ चुका है। किसमें, जनसंख्या में, पॉपुलेशन के मामले में भारत पहली पोजीशन पर आ गया है, जो पहले कभी दूसरी पे हुआ करता थे। पर्यावरण दिवस सबको मालूम है, ये कब है, ये 5 जून को। ठीक है, ये सारे मैंने बता दिए। जल दिवस 22 मार्च, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और पर्यावरण दिवस 5 जून। हाँ जी बिल्कुल, पॉपुलेशन दिवस है, बिल्कुल सही है, पॉपुलेशन दिवस है, और जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है, इसके लिए जागरूक किया जाता है। किसके अंदर, इस दिन के अंदर 11 जुलाई को इन सब जो आपके अधिकार हैं उसके लिए, परिवार नियोजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, गरीबी से रिलेटेड, जो आपका स्वास्थ्य है, मार्त का यानी माँ का जो स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें जागरूक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ किसका हिस्सा थे। यानी शरीयतुल्लाह खान
ये एक धार्मिक नेता थे या फिर कह सकते हैं इस्लामिक विद्वान थे। शरीयतुल्लाह खान, हाजी शरीयतुल्लाह खान इनका नाम था। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने भी एक आंदोलन चलाया, उस आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया। बस वही पूछा गया है कौन से आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया। क्या आंसर होगा जल्दी बताइए। मेरे फोन में 10,300 से ऊपर स्क्रीनशॉट पड़े हैं भाई। स्क्रीनशॉट लेने से स्क्रीनशॉट बार जो एक बार ले लिया ना वो दोबारा देखना ही नहीं है, तभी तो 10,300 है। जो एक स्क्रीनशॉट लिया है उसको करो नोट, और नोट करने के बाद में स्क्रीनशॉट हटा दो, बात खत्म। पढ़े रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, स्क्रॉल ही करते रह जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कौन सा पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन का आंसर है। ये नहीं पता है कोई बात नहीं है, इसका आंसर मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर डी है फराजी आंदोलन। ठीक है, 19वीं शताब्दी में इस्लामी पुनरुत्थान आंदोलन, यानी इस्लाम को पुनरुत्थान किया जा रहा था, उसमें एक आंदोलन चलाया गया फराजी आंदोलन। उस फराजी आंदोलन का अगर हिस्सा बने थे तो वो शरीयतुल्लाह खां बने थे। ये उस टाइम पे एक धार्मिक नेता हुआ करते थे, ये इस्लाम के बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। ये हाजी शरीयतुल्लाह इनका नाम था। यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, नाम सुने भी नहीं होते, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। और 13 कहता है पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को किसके रूप में जाना जाता है। पीने का जो पानी होता है वो किसके रूप में जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। ए कहता है पेयजल कहते हैं उसे, बी कहता है तनुकृत जल कहते हैं, सी कहता है सुवाह्य जल कहते हैं, डी नदी जल कहते हैं। ये तो मुझे लगता है आसानी से आंसर दे दोगे। 13 का डी की जगह पर बी लिख गया। हाँ बी लिख गया। भूल रहे हो तो भूलने के लिए तो याद कराया जाता है। प्रैक्टिस किस लिए कराई जाती है, जो प्रैक्टिस इसी वजह से कराई जाती है कि जो आपने थ्योरी पढ़ रखी है उस थ्योरी का यूज कहाँ करना है इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप अगर थ्योरी पढ़ोगे, क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा हमने क्या किस तरीके से पढ़ा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल क्या रहता है, ऑप्शन कैसे आते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि लेवल क्या रहता है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ, जिससे कि आपका पता चले कि हमने जो तैयारी करी है वो कहाँ तक पहुंची है, कहाँ कमी है, कहाँ हमारा ध्यान देना चाहिए, कहाँ हमारा वीक पॉइंट है। जब ये सारी चीजें पता चल जाती हैं उसको फिर से पढ़ लो, फिर पढ़ने के बाद फिर से प्रैक्टिस सेट लगाओ, इससे ही एग्जाम क्वालिफाई होता है। ठीक है, चलो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेयजल की बात करते हैं, पोर्टेबल वाटर जो होता है उसी को हम कहते हैं पीने का शुद्ध पानी, और हर स्टेशन पे यही लिखा होता है पेयजल, पीने का शुद्ध पेयजल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें बताना है कौन सा जो कथन है इन चारों में वो सही है। ऑप्शन ए कहता है आपका कि अम्ल जो होते हैं यानी एसिड जो होता है वो लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है। ठीक है, अम्ल जो होता है वो लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है। ए कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ए कह रहा है। बी कह रहा है अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं, अम्ल जो होते हैं उनका टेस्ट करोगे तो वो कैसे होते हैं, नमकीन होते हैं। सी कहता है कि क्षार जो होते हैं, बेस जो होता है, बेस जो करता है क्या करता है, नीले लिटमस को बदल कर लाल कर देगा। और डी कह रहा है कि क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। तो इसमें से क्या बताना है, इसमें से हमें बताना है कौन सा सत्य है। तो बताओ कौन सा सत्य भाई। डेटा खत्म, एएसपी तुम ही डाल दिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ए आंसर, ए आंसर अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है। ठीक है, और किसी का आंसर, और कोई आंसर देना चाहेगा कि जहां पर कौन सा सही है। ये तो मैं बता ही दूंगा, मुझे लगता है मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट और देता हूँ। 1 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से चारों में ऑप्शन कौन सा सही होगा। एक आंसर आ चुका है श्रवण का, और श्रवण बाद में मत कहना कि मेरे गलती से ए हो गया था। ठीक है, अभी मैं ए मान लेता हूँ। और बताइए, एएसपी बताओ, गोमती बताओ सर, और इसके अलावा शिखा कुमारी, ऋतु कुमारी, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। पढ़ चुके होगे या मैं सामने से, चलो मैं हट जाता हूँ सामने से, अब तो दिख रहा होगा। अब आप आसानी से बता दो आंसर क्या होगा, वही इतनी देर नहीं लगानी है। बी होगा, एएसपी का आंसर आ गया बी। श्रवण का ए, एएसपी का बी। और कोई नहीं, दो बार काउंट कर लूंगा। ठीक है, 2 बार ए 2 बार बी। चलो मैं बता देता हूं, देखो यहां पे एक ट्रिक मैं बता देता हूं इसके लिए। जब एसिड और बेस की बात आए तो आपको नाम याद रखने हैं। अब हमारी क्लास में कोई है नहीं उस नाम का, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि एक नाम है अनिल, अनिल भाई, और एक है आपके छलनी। छलनी का मतलब वो चाय वाली छलनी।
ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लो। कैसे याद करोगे, यहां पे बात आती है जब अनिल की बात करेंगे, यहां पे तीनों तीनों वर्ड का यूज है। अब अनिल क्या करेगा यहां पे, भाई अनिल कर रहा है यहां पे, अनिल से है आपका अम्ल, नी से होगा आपका नीला, और ला से होगा आपका लाल। ठीक है, अनिल का मतलब सीधा सीधा है कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। ठीक, अब बात आती है छलनी की। छा जो मैंने बनाया है इसको हम इस तरीके से बना लेंगे। अब छार जो है वो क्या करता है, लाल को, लाल लिटमस पेपर को क्या करेगा, नीला कर देगा। अब आप बताओ आंसर अब आपको मालूम पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा। अनिल क्या करेगा, अम्ल जो होगा वो नीले को लाल कर रहा है, और छलनी के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्षार जो है वो लाल को नीला कर रहा है। इतना पता चल गया। अब बता दो, पहला कहता है अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर, लाल को बदलकर नीला कर रहा है। यहां पे तो भाई हमारे नीले को लाल कर रहा है, तो ए तो यहां पे हो गया गलत। अनिल भाई ने बता दिया कि ए होना है गलत। बी कहता है अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं। इसके लिए मैं बता देता हूं कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, ये खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं, अम्ल जो होगा वो कैसा होगा, स्वाद में खट्टा होगा, खट्टे होते हैं। और जो क्षार होते हैं तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, ये कड़वे होते हैं। ये बात आप याद रख लो, इससे ही आपका आंसर निकल जाएगा। बी तो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नमकीन दे रखा है। सी कहता है क्षार नीले को लाल कर रहा है, जबकि क्षार क्या कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है, तो भाई सी भी गलत हो गया। और डी कहता है कि क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है, तो स्वाद में कड़वा होता है कौन, क्षार। तो अब कोई कड़वा बोले तो उसे कह देना भाई क्षार खा के आया क्या। गजब सर, बहुत ही शानदार ट्रिक। अरे शिवाजी दिवस, ठीक है, गजब। क्या इसमें आंसर बस पता होना चाहिए, अनिल और छलनी दो याद कर लो। इन दोनों के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि अम्ल क्या कर रहा है, छलनी क्या कर रहा है। ठीक है, बाकी एक और चीज है, एक पीएच मान होता है। पीएच मान के वैल्यू के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। तो पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है, मैं अगर पीएच वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पे बचा नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं कि पीएच वैल्यू जो होती है, इस पीएच वैल्यू में अगर 7 से कम हो और 7 से ज्यादा हो, अगर 7 से कम है तो क्या होगा, 7 से कम है तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो क्या होगा, वो होगा क्षार। बस इतनी सी बात है, ये क्वेश्चन पूरा हो गया अम्ल और क्षार का। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, अगला क्वेश्चन कहता है गणेश चतुर्थी। अभी निकल के गई है, सभी को पता होगा गणेश चतुर्थी कहाँ पर फेमस है, हम लोग भी मनाने लगे हैं। अब पहले आपका एक जगह पे बनती थी प्रॉपर, वो जगह आपको बतानी है, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब जो है वो आपकी मोस्टली नॉर्थ इंडिया में भी बनने लगी है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में बहुत मनने लगी है। हमारे यहाँ पे भी बहुत काफ़ी लोग आते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं। तो यहाँ पे बात आती है गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, ए कहता है भाई महाराष्ट्र से, बी कहता है हरियाणा से, सी है आपका पंजाब से, और डी है उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में भी मनाई जाती है, ये तो आपको पता है, मनाई जा रही है, लेकिन वास्तव में ये त्योहार कहाँ का है ये आपको बताना है। आंसर आ चुका है, एएसपी कहता है हाँ जी 7 उदासीन होता है, 7 से कम एसिड होता है, 7 से ज्यादा बेस होता है। अब केवल 7 आ गया तो 7 आपका उदासीन होता है। ठीक है, और उदासीन में कौन आएगा, पानी आएगा। पानी ना एसिडिक होता है ना ही आपका बेस होता है। शिवाजी बोल रहे हैं महाराष्ट्र, श्रवण कुमार बता रहे हैं ए, कुमारी गोमती बता रहे हैं यूपी, एएसपी बता रहे हैं ए। गोमती यूपी में मनाने लगे हैं, लेकिन त्योहार यूपी का नहीं है ये। ठीक है, यूपी में तो अब मनाने लगे हैं, लेकिन वास्तव में ये त्योहार जो है वो कहाँ का है, ये त्योहार जो है वो महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के अलावा इसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। अब आप कहोगे ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आते हैं, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है। तो इन क्वेश्चंस पे भी फोकस करना होगा कि जो भी आपका फेस्टिवल निकल के गया है उस फेस्टिवल पर भी आपको फोकस करना है कि प्रेजेंट में 1 महीने पहले या 2 महीने पहले या 3 महीने पहले कौन से फेस्टिवल निकल के गए हैं। ठीक है, तो उन पर भी हमें फोकस करना होता है। बाकी हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपको सबको मालूम है बैसाखी कहाँ मनाई जाती है, हरियाणा में। ठीक है, पंजाब की बात करें तो पंजाब में क्या, लोहड़ी। उत्तर प्रदेश में तो आप बहुत सारे त्योहार मनते हैं। राम नवमी की बात करेंगे तो आने वाली है, जन्माष्टमी जो निकल के गई है,
बहुत सारे त्योहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 15 और बात करते हैं अगले की। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, क्यों एसपी अब ले सकते हो, इतनी देर में ले लेना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? इनमें से कौन पहला सम्राट बना, पहला मुगल सम्राट? उस किसको हरा के बना है? वो इब्राहिम लोदी को हरा के बना है। ए कहता है आपका औरंगजेब बना था, बी कहता है बाबर, सी है नादिर शाह, डी है शाहजहां। तो इनमें से कौन सा भारत का पहला मुगल सम्राट बना और जो किसको हराने के बाद? इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में बना था? बताइए क्या आंसर होगा 15 का? ए, एएसपी बिल्कुल ये आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, श्रवण का भी आंसर बिल्कुल, सबके आंसर सही हैं। अब बात करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 क्या कह रहा है? भारत का पहला मुगल सम्राट सबको मालूम है कौन है, लेकिन फिर भी यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में भारत का पहला मुगल सम्राट कौन बना था? इसका आंसर क्या होगा? आंसर है आपका एएसपी का आंसर आ गया बी, और बी क्या कहता है? बाबर। तो यहां पे याद रखना कि भारत का पहला मुगल सम्राट कौन बना था? वो बाबर बना था, यानी पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बना था। और इब्राहिम लोदी को कब हराया था इसने? तो ये भी याद रखना कि इसने 1526 में कहां किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। अब ये इब्राहिम लोदी को जो हराया था, ये लड़ाई किसी के नाम से जानी जाती है ना, तो उसका आंसर बताओ। इब्राहिम लोदी को किस की कौन सी लड़ाई में हराया था? बाबर ने 4 युद्ध लड़े, 4 युद्ध की बात करते हैं। एक 1526 में लड़ा, एक 1527 में लड़ा, 1528 में लड़ा और 1529 में लड़ा। उसके बाद फिर ये खुद ही चले गए। ठीक है, 1530 में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं 1527 की। 1526 में तो इसने इब्राहिम लोदी को हराया, 1527 में इसने राणा सांगा को हराया। मेवाड़ के जो राजा थे उनका नाम था राणा सांगा, उनको हरा दिया। 1528 की बात करते हैं तो 1528 में इसने किसको हरा दिया? मेदनी राय को हराया। किसको हराया? मेदनी राय को हराया। और 1529 में इसने अफगानों को हराया। ये तो बात हो गई कि किस किस को हराया। अब बात आती है कि लड़ाई जो हुई, जो युद्ध हुआ, उनके जगह के नाम क्या है? बताओ। श्रवण कुमार ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल पानीपत में। बिल्कुल सही है श्रवण कुमार, पानीपत आंसर है। जो 1526 में जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी से, वो किसका कौन सी लड़ाई थी? वो पानीपत की पहली लड़ाई मानी जाती है। तो यहां पे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब यहां पे मैं बताता हूं कि वैसे तो ट्रिक मोस्टली सबने रट रखी है कि यहां पे बोला जाता है इसके लिए, बाबर के युद्ध के लिए, कि 26 में इसने क्या किया है? 26 में तो इसने पानी पिया भाई। क्या किया? पानी पी लिया इसने। 26 के बाद में 27 में आया तो 27 में इसने क्या किया? खाना खाया। ठीक है, 27 के बाद में अब ये 28 में क्या, कहां गया? ये घर गया। नहीं, 28 में कहां गया ये? 28 में इसने चौसा खेला है। नहीं, 28 में चंदा दिया। 28 में इसने चंदा लिया। और उसके बाद में लास्ट आता है 29। 29 में इसने क्या किया? 29 में ये चंदा लेके घर पहुंच गया। और घर जैसे ही गया और 30 में ये क्या हुआ? 30 में ये मर गया। ठीक है, इसको ट्रिक कहते हैं, मतलब ट्रिक जो मोस्टली रटी हुई है सबको, कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा लिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। 30 में तो मैंने बता दिया, 30 में हो जाती है मृत्यु। 26 में पानी जो पिया इसने, कहां पे पिया भाई? पानीपत में। तो इस लड़ाई को क्या बोला जाता है? पानीपत की लड़ाई बोला जाता है। खाने की बात करेंगे तो ये खानवा का युद्ध कहलाता है। चंदे की बात करेंगे तो ये चंदेरी का है। और इसके बाद घर की बात करेंगे तो घाघरा का युद्ध बोला जाता है। तो यहाँ पे घग्गरा का युद्ध बोलते हैं। तो ये हो गया आपका चारों का आंसर। ठीक है, हाँ जी, खानवा का युद्ध। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि 26 में पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध, 28 में चंदा लिया यानी चंदेरी का, और 29 की बात करेंगे, 29 में घर गया यानी घाघरा का, और 30 में ये खुद ही निकल लेते हैं। हाँ, 28 में चंदेरी का, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपके चारों युद्ध यहाँ पे बताए जाते हैं बाबर के। तो बाबर के चारों युद्ध हो जाते हैं। और बाबर ने किसको हराया, ये भी कई बार पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही तो कह रहा है, इब्राहिम लोदी को हराया। तो इब्राहिम लोदी को हराया किसमें? पानीपत की लड़ाई में। कब हराया? 1526 में। हराने के बाद में क्या बन गया? ये भारत का पहला मुगल सम्राट बना। कौन? बाबर। ठीक,
दूसरा क्या है 1527 में, 1527 में से खानवा का युद्ध लड़ा, और खानवा का युद्ध किसके साथ में लड़ा, मेवाड़ के राणा सांगा के साथ में। 1528 की बात करते हैं, 28 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, और चंदेरी के युद्ध में इसने किसको हराया, मेदिनी राय को हराया। और यहाँ पे बात करते हैं 29 में घाघरा का युद्ध होता है, और यहाँ पे बंगाल के सुल्तान की सेना और अफगान की सेना दोनों की जो जॉइंट सेना थी यानी संयुक्त सेना थी उसको भी इसने हरा दिया, और यहाँ पे इसने 4 युद्ध लड़े और लास्ट में जाके 30 में चला गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आज के, हाँ जी बिल्कुल। तो आज मैंने पहले ही बताया था कि आज हमारे पास में कम क्वेश्चन है, क्योंकि पहली क्लास है, पहली क्लास में मैंने आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे, और इतने में आपको मैंने बता दिया कि इस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो यही है। पढ़ाने का तरीका मतलब ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन दिया और आंसर बता दिया, ये आप खुद भी कर सकते हो, आपके पास में कई सारी बुक हैं, क्वेश्चन देखा आंसर लगा लिया, क्वेश्चन देखा आंसर लगा लिया, लेकिन उससे रिलेटेड और उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर में उन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए पढ़ाने का जो तरीका है वो यही है। इसलिए अगर किसी को यहाँ पे कोई कहता है कि सर इसका आंसर बताओ और तुरंत बढ़ो, तो वो नहीं हो पाएगा, वो मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी आपको ये बताना है, और अपने साथियों को क्लास को जरूर शेयर करना है, क्योंकि जितने भी साथी हैं, अगर आपको अच्छी लगी है तो हो सकता है आपके साथियों को भी अच्छी लगे, आपको फायदा मिल रहा है तो आप अपने साथियों को भी फायदा पहुंचाओ। कहते हैं दोस्ती तो निभानी पड़ेगी ना, तो दोस्ती निभाओ ना, खुद ने देखा है भाई तू भी देख। यही तो होता है कि रील्स देखी, देख मैंने देख ली, हंसी आ गई, दूसरे को भेज दी, अपने दोस्तों को भेज दी। ऐसे ही अगर क्लास अच्छी लगी है, क्लास देखी, अपने दोस्तों को भेज दी, उनसे भी कहो देखो भाई पढ़ो, पढ़ने वाले को भेजना, ये भी है, वो बस नॉर्मली कमेंट ना करे। ठीक है, बाकी सबको मुझे लगता है सबको अच्छी लगी होगी, उसके लिए थैंक यू, और इतने दिन वेट किया उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि कुछ दिक्कतें आ गई थी, और आने के बाद में हुआ ये था कि मैंने आपको पहले शायद कमेंट भी करके बता दिया था कि वाईफाई में दिक्कत चल रही है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चिढ़ते हैं और वाईफाई का कनेक्शन बार बार काट देते हैं, काटने के बाद में क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो वो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन हमें यही था कि हमसे जो पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, वो बच्चे कहीं मतलब वो वेट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, रोजाना मैसेज करते हैं, तो उसके लिए फिर कई सारी दिक्कतों का सामना करने के बाद भी हमने दोबारा यानी 3 बार 4 बार जितनी बार काटना काट लो, लेकिन फिर भी हमने सही कराया, और कराने के बाद आज पहले दिन फिर क्लास लेके आए। वरना आपकी क्लासेस कई सारी क्लासेस हो रही थी, आपको भी पता है। करंट अफेयर्स कब से चालू होगा सर, तो अगर करंट अफेयर्स भी आपका स्टार्ट हो जाएगा जी, अब धीरे धीरे सारी क्लासेस फिर से रनिंग में आएंगी। हिंदी मतलब एसएससी जीडीआई गया, इसके अलावा हम शाम को रेलवे लेके ही आएंगे। जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो भी क्लास आपको जल्द मिलने वाली है। ठीक है, और भी आपको किस तरीके से क्लासेस चाहिए, किस टॉपिक पे क्लास चाहिए, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, वो टॉपिक भी आप बता दीजिए, तो उस टॉपिक पर भी हम 10-10 मिनट के टॉपिक बनाते रहेंगे, जिससे कि आपका फायदा हो। ठीक है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उस टॉपिक को आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, जैसे क्लास खत्म हो जाए, क्लास खत्म हो जाने के बाद में हम, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद ही कमेंट हमें दिखेंगे, ये लाइव क्लासेस के तो कमेंट खत्म हो जाते हैं, ये दिखेंगे नहीं, लेकिन जब बाद में आपका मैं कोई भी क्लास खत्म हो जाती है, आपका कोई डाउट है या आपका कोई टॉपिक है, आप उस टॉपिक को बताइए, उसको हम 10-15 मिनट में, या हो सकता है अच्छा टॉपिक हो तो 1 घंटे भी क्लास चलेगी उसके लिए, उस टॉपिक को पूरे तरीके से आपको लेके आएंगे, आपके डाउट को खत्म करेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, जीएस का कोई टॉपिक हो, या भी आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड, मैथ्स का टॉपिक हो तो मैथ्स के सर बताएंगे, हिंदी का टॉपिक है हिंदी के सर बताएंगे, जीएस से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो तो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आपको खुद बताना है कि आपकी तैयारी में किस में कमी आ रही है, किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, वो टॉपिक जरूर लेके आएंगे। सर अभी अपने भाई से हॉटस्पॉट लिया है और क्लास भी खत्म हो गई सर, जीडी में अब जीडी की तैयारी नहीं करूंगा, अब क्यों क्लास लगेगी क्या शाम को? हाँ जी क्लास लगेगी, बाकी क्लास आपकी क्लास चलती रहेंगी, सारी क्लासेस चलेंगी। एनटीपीसी की अगर आपको तैयारी करनी है, या एनटीपीसी के अलावा रेलवे के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो शाम की क्लासेस से हमसे जुड़ सकते हो, शाम की क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, कुछ दिनों पहले हमने इंट्रो बताया था, लेकिन इंट्रो के बाद में दिक्कतें आई, दिक्कतों के बाद में क्लास बंद हुई, बंद होने के बाद में आज फिर से क्लास स्टार्ट होगी। ठीक, चलिए आज की क्लास में इतना ही, मुझे लगता है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बस इतना जरूर करना कि चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर भेजना है क्लास को। उसके अलावा ये जो पीडीएफ है
भाई एएसपी तो स्क्रीनशॉट ले लेता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नोट भी करते होंगे और कुछ लोग नोट भी नहीं कर रहे होंगे, तो उनके लिए यादविन स्मार्ट क्लासेस का एक टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जाइए, वहां पे ये पीडीएफ मैं आपको वहां पे डाल दूंगा, ठीक है। ओके सर जी। टाइम सर शाम को टाइम जो रहेगा वो शाम को 6 बजे रहेगा। 6 बजे जो क्लास होगी वो जीएस की क्लास होगी, जिसको सर लेंगे, आदित्य सर लेंगे। और उसके बाद में जो क्लासेस होगी वो मैथ्स की रहेगी। साढ़े साइज 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस रहेंगी। उसके बाद साइंस की क्लास जो रहेगी वो मैं लूँगा, ठीक है। ठीक है, चलिए शाम को मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।